I am Dr. Arun Singh Bhadoria. I am consultant gastroenterologist. पेप्टिक अल्सर बच्चों में होने वाली काफ़ी सामान्य बीमारी है, कॉमन बीमारी। ये अपने आमाशय और छोटी आँत में घाव होना होता है। इसके कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण गंदे पानी या गंदे खाने के इस्तेमाल से होने वाला इन्फेक्शन, जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन कहते हैं, वह होता है। अनहाइजीनिक वाटर और फूड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इंडिया में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है, जो कि 80 से 90% लोगों में मिलता है। यही बच्चों में पेप्टिक अल्सर का सबसे प्रमुख कारण है। इसके बाद जिन लोगों में पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उनमें भी पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। कई बार अत्यधिक स्ट्रेस की वजह से, किसी बीमारी की वजह से जब स्ट्रेस होता है, तो उसमें भी अल्सर बनते हैं। पेप्टिक अल्सर्स अधिकांशतः पेट दर्द के साथ में, जो दर्द होता है पेट में, वो खाना खाने के बाद बढ़ जाता है। कई बार दर्द में खाना खाने के बाद आराम मिलता है। साथ में भूख मरना, खाने के बाद पेट फूल जाना, पेट में जलन होना, खाने के बाद उल्टी की इच्छा होना, खाना लौट के आना, लगातार उल्टियाँ होना, मल में खून आना, काले रंग की लैट्रिन होना या खून की उल्टियाँ होना, ऐसे लक्षणों के साथ में पेप्टिक अल्सर प्रेज़ेंट करता है। अगर किसी को ऐसे लक्षण लंबे समय से हैं, तो पेप्टिक अल्सर होने की संभावना ज़्यादा होती है। जब किसी को लंबे समय से पेट में दर्द बना हुआ है, ऊपरी हिस्से में, बच्चे को भूख नहीं लग रही है या उल्टी की इच्छा हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो ये पेप्टिक अल्सर के लक्षण हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर का प्रमुख कारण एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया को हम लोग ब्लड टेस्ट या स्टूल टेस्ट के माध्यम से पता कर सकते हैं। कई बार जब लक्षण ज़्यादा तीव्र होते हैं, किसी को खून की उल्टियाँ हो रही हों, तो एंडोस्कोपी का रिक्वायरमेंट भी होता है। एंडोस्कोपी एक दूरबीन विधि की जाँच होती है। इसमें एक पतली सी ट्यूब होती है, इसमें आगे कैमरा लगा होता है। बच्चे को हल्का-सा एनेस्थीसिया देने के बाद खाली पेट जब होते हैं, तो मुँह के रास्ते दूरबीन डालकर हम आहार नली, आमाशय और छोटी आंत के प्रारंभिक हिस्से को देख सकते हैं, जिसमें कि पेप्टिक अल्सर को बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है और साथ ही साथ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन का भी पता लगाया जा सकता है। और आवश्यकता पड़ने पर अगर छाला बहुत बड़ा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको एंडोस्कोपी विधि से ही ठीक किया जा सकता है। और एंडोस्कोपी इंडिया में कई सारे सेंटर्स पे आसानी से उपलब्ध है, ये बहुत ही सेफ होता है और जब इसको हल्के से एनेस्थीसिया के साथ करते हैं, तो बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया, पहला टाइप डिपेंड होता है कि लोकेशन क्या है। पेप्टिक अल्सर जब आमाशय में होता है, तो गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं इसको, और जब ये छोटी आंत के प्रारंभिक हिस्से में होता है, तो इसको डिओडनल अल्सर कहते हैं। और दोनों का ही सबसे प्रमुख कारण एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है। जब ये अल्सर ब्लीडिंग के हिसाब से हम देखते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन होता है। जब अल्सर बहुत ही एग्रेसिव होता है, जिनसे ब्लीडिंग होती है, उनको हम फर्स्ट क्लास में रखते हैं, और जो अल्सर केवल दवाओं से ठीक हो जाते हैं, उनको हम थर्ड क्लास में रखते हैं। अगर पेप्टिक अल्सर की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें एंडोस्कोपी में इसको तुरंत बंद करना होता है, क्लिप लगाकर या फिर उसको कॉटरी करके बंद करना होता है। लेकिन अगर कहीं अल्सर की वजह से आँत में सुराख हो गया है, छेद हो गया है, तो उसमें ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ता है। आज के समय में हम अधिकांश मरीज़ जो देखते हैं, वो पेट दर्द या उल्टियों के साथ में ही आते हैं। ब्लीडिंग की समस्या और सुराख की समस्या बहुत ही कम मरीजों में देखने को मिलती है। अतः एंडोस्कोपी से सर्जरी या ओपन सर्जरी का रिक्वायरमेंट आज के समय में ना के बराबर ही पड़ता है। अधिकांशतः ये अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन को ठीक ट्रीट करते ही एंटीबायोटिक से अल्सर भी स्वतः अपने आप ठीक हो जाता है। तो इन पेशेंट्स में यूजुअली 2 हफ्ते का एंटीबायोटिक कोर्स रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद कुछ मेडिसिन लंबा चलती हैं अल्सर हीलिंग के लिए। अगर अल्सर शुरुआत में काफ़ी बड़ा हो, तो कई बार हमें दोबारा एंडोस्कोपी करके देखने की आवश्यकता पड़ती है कि अल्सर पूरी तरह से ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अगर अल्सर स्ट्रेस की वजह से हुआ है, तो कई बार स्ट्रेस के जाने से अल्सर चले जाते हैं, पर अधिकांशतः अल्सर, जैसा कि मैंने बताया है,
एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन या फिर पेन किलर की वजह से होते हैं। इसमें आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है। ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी होती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी को अगर एक बार अल्सर हुआ है तो कभी ठीक नहीं होगा। अगर प्रॉपर इलाज लिया जाए तो पूरी तरह से ठीक होती है। अब पेप्टिक अल्सर के जो लक्षण होते हैं, जैसे कि पेट दर्द होना, उल्टी होना, भूख ना लगना, वजन ना बढ़ना, ब्लीडिंग होना, तो ये लक्षण आपको आईबीडी की बीमारी में भी मिल सकते हैं, जिसको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज कहते हैं। पेट के कैंसर में भी मिल सकते हैं। आईबीडी की बीमारी बच्चों में मिल सकती है, लेकिन पेट का कैंसर बच्चों में अत्यधिक अत्यधिक अनकॉमन रेयर बीमारी है। यह बच्चों में देखने को यूजुअली नहीं मिलता है। हाँ, एक स्पेशल टाइप का कैंसर होता है जो बच्चों में मिलता है, वो लिम्फोमा कहलाता है। तो लिम्फोमा बच्चों में मिल सकता है, और इनको पृथक करने का, डिफरेंशिएट करने का तरीका है एंडोस्कोपी विधि से जांच। तो अगर किसी को वार्निंग सिम्टम है पेप्टिक अल्सर के सिम्टम के साथ में, कुछ सिम्टम को हम वार्निंग सिम्टम कहते हैं। वार्निंग सिम्टम जैसे कि वजन कम होना, खून की उल्टियां होना, पेट में अत्यधिक दर्द बना रहना, बिल्कुल भूख मरना, ये वार्निंग सिम्टम होते हैं। अगर किसी को वार्निंग सिम्टम है अल्सर के सिम्टम के साथ में, तो ऐसे लोगों को तुरंत एंडोस्कोपी कराने की सलाह दी जाती है। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है पेट की गंभीर बीमारियों की, जैसे कि स्टमक कैंसर या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज आईबीडी, तो ऐसे लोगों को भी एंडोस्कोपी की जांच करवानी चाहिए। सिंपल है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर का जो कारण है गंदा भोजन और गंदा पानी, जिससे कि एक बैक्टीरिया स्पेसिफिक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेट में जाता है, जिससे अल्सर बनते हैं। तो अगर ये हम बैक्टीरिया जाने से पेट में रोक लें, जो कि अगर हम पानी उबाल कर पिए या फिर आरओ का, या फिर ताज़ा पका हुआ घर का भोजन करें, तो इससे पेट में इन्फेक्शन नहीं जाएगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया नहीं पहुंचेगा, तो अल्सर नहीं बनेंगे। ये बैक्टीरिया अगर एक बार पेट में पहुंच जाए तो ये हमेशा पेट में रहता है जब तक कि इसको ट्रीट ना किया जाए। और इसको रोकने का एक ही तरीका है, साफ सुथरा भोजन, साफ पानी।